आप ऐसे स्थान पे हो वहां अगर रुक गए तो कुचल दिए जाओगे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा, अगर आप उसे सही दिशा में मोड़ दिए तो खुद को कहीं और पाओगे, वरना ये रणभूमि है, यहाँ कायरों के लिए कोई स्थान नहीं। वीरों की जय जयकार होती है। युद्ध में जाने से पहले खुद को तैयार करो। शरीर बलवान और मन एकाग्र एक मेधावी छात्र की पहचान है। हजारों चैनल खगानले से अच्छा है कोई एक चैनल से जुड़ जाओ। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखे, इसमें आगे आपको अचूक हथियार मिलने वाले हैं जिसे भेद आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का यूपी बोर्ड का जो 2025 का आपका भौतिक विज्ञान का पेपर होने वाला है बच्चों, वो विथ सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को आपके दिमाग में ठोकने वाले हैं। किस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है, किस तरीके से टाइम को स्पेंड करना है ताकि 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आप पूरे पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। आपको कॉपी में लिख करके बताने वाला हूं क्वेश्चन, किस तरह से आपको कॉपी में क्वेश्चन को लिखना है और किस तरह से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 2025 जो आपका पेपर होने वाला, बस मात्र 1 से 1.5 महीने बाद उस पेपर का जो आपके चेहरे पर सिकन है, जो आपका टेंशन है, वो सभी को दूर किया जाएगा। यहां पर देखिए हमारा जो भौतिक विज्ञान का पेपर होने वाला है वो किस पैटर्न पर आ रहा है आपके 2025 में, उससे कितने मार्क्स होंगे, कहां के क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, कौन से न्यूमेरिकल होंगे, वो सभी को यहां पर लगा करके आपको दिखाने वाले हैं, सिखाएंगे। 1 घंटे की लेक्चर होगा और ध्यान देना, आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। देखिए क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले आप बात करें तो यहाँ इस प्रकार से आपका पेपर कुछ होने वाला है येलो कलर का। यहाँ पर सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखना होगा अपने यहाँ पर पेपर में। अनुक्रमांक लिखेंगे जो आपका होगा, उसके बाद यहाँ पर अपने नाम को लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा। नाम के लिखने के बाद यहाँ देखिए ये आपका पेपर कौन सा है, 2025 का पेपर होने वाला है बच्चों। ये 2025 लिखा रहेगा, भौतिक विज्ञान लिखा रहेगा। समय देखना, समय ध्यान देना, समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट है, जिसमें आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 15 मिनट को आपको बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। बच्चे आप सभी गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर पेपर नहीं पढ़ते और लग जाते क्वेश्चन सॉल्व करने, और लास्ट में क्या होता है 3-4 क्वेश्चन आपका छूट जाता है। इसलिए पहले 15 मिनट से 20 मिनट आपको लेना है, पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके से लगाना है, उसका क्या फार्मूला है, कौन सा क्वेश्चन पहले लगाना है। इन सभी बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। पेपर को 15 मिनट से 20 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। जो बच्चे पेपर को नहीं पढ़ते उनका लास्ट में जाकर के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो उनको आता था वो छूट जाता है। इसलिए पहले आप टिक करें कि कौन सा क्वेश्चन सर हमें आता है, उसको पहले करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आया है उसे करना ही अनिवार्य है। ठीक है। यहां पर पूछा गया इस प्रश्न पत्र में 5 खंड, कितने खंड हैं, 5 खंड हैं। और जब भी आप हल करेंगे, कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं तो वहां से आपको खंड लिखना होगा कॉपी में, किस खंड का कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा खंड कितने हैं, खंड आ है, खंड बा है, खंड सा है और खंड दा है तथा खंड या है। ये 5 खंडों के रूप में आपके नंबर विभाजित हैं। यहां पर देखिए खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। जो आपका खंड अ होगा वो बच्चों क्या है, बहुविकल्पीय होने वाले हैं। इस प्रकार से खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आपका खंड आ और खंड बा ये दोनों कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं, और दोनों आपको अच्छे तरीके से करना है। इसमें आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। मैं बताऊंगा टेक्निक, मैं बताऊंगा आपको ट्रिक, किस तरीके से आपको 1-1 नंबर यहां से अच्छे तरीके से प्राप्त करना है। देखिएगा आगे बात देखिए, खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रकार हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। ये जो लघु उत्तरीय है कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। खंड द लघु उत्तरीय है प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन ही लिखी है कि आपका पेपर किस पैटर्न पर बनने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पेपर का सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का किस तरीके से कॉपी में लिखना है सर। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो खंड आ है, पेपर का जो पेज है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर उसके सम्मुख आपका नंबर भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, कितने मार्क्स का आपका पेपर है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या कहा है भैया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सही है।
लेकिन क्या बच्चे गलती क्या करते हैं आप सभी कि जब कॉपी लिखते हैं तो एक नंबर के प्रश्न के लिए आप 4-5 मिनट ले लेते हैं इसमें। तो ध्यान देना, इसका जो टिक होगा वो सही और केवल कॉपी में उसका आंसर ही लिखना है। मैं कॉपी में लिख करके आपको बताने वाला हूं कि इस खंड को किस तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, पहला पेज है, वो सबसे अच्छा रहे और आपका नंबर गलत ना कट जाए। तो ध्यान देना यहाँ पर। इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है कैसे दिखाते हैं, फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पर अगर फाई का मान निकालें तो क्या होगा, फाई का मात्रक, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका मतलब क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या यहाँ चारों ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ये वाला ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर पहले का विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। बिल्कुल सर सही। अब यहाँ पर अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ध्यान देना, प्रतिरोधकता अलग होता है और प्रतिरोध अलग होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता किस बात पर डिपेंड करती है, पदार्थ पर। क्या पदार्थ ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया सर। देखना यहाँ पर क्या दिया है, पदार्थ। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती किस बात पर, पदार्थ पर निर्भर करती है, कैसा मैटर है। पर लंबाई नहीं होगा, मोटाई नहीं होगा, इनमें से कोई, ये सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। इसका आंसर क्या है, पदार्थ पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। आगे बात करते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, बहुत इजी प्रश्न यहाँ पर है, देखना। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है, अर्धचालक का मतलब होता है कि कभी कभी उसमें धारा प्रवाहित हो और कभी कभी धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे आप आर्सेनिक की बात करें, सिलिकॉन का बात करें, तो ये सारे क्या हैं, अर्धचालक वाले चैप्टर से आ गया है। यहाँ से क्या बताया जा रहा है कि जो अर्धचालक है, अर्धचालक में अगर हम तापमान देते हैं तो वो चालक बन जाता है, और अगर तापमान नहीं देते हैं, 0 केल्विन है, इसका मतलब क्या है, विद्युत रोधी होगा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। राइट आंसर कौन सा है इसमें, देखो विद्युत रोधी है, यानी विद्युत को रोकेगा, विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। अगर अर्धचालक को 0 टेम्परेचर देते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बात समझ में आई। यहाँ शक्ति स्रोत आपका गलत है, चालक आपका क्या है, गलत है, और प्रतिरोधक ये भी आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब इसको लिखना कैसे, ये भी बड़ा सवाल है, तो इसको लिख करके आपको बताते हैं किस तरीके से इसको लिखना। देखिए कॉपी क्या होगा, कुछ कॉपी इस प्रकार से आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहां पर कॉपी कैसे मिलेगा, कॉपी आपका इतनी लंबी चौड़ी सी कॉपी आपको मिलने वाली है, बड़ी सी कॉपी मिलेगी, और ये इस तरीके से कॉपी होगा। इस कॉपी का आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप जिसका आंसर लिखना चाहते हैं बच्चों, उसका खंड डालेंगे। क्या डालेंगे, खंड डालेंगे। तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, खंड को लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, खंड को लिखना। कौन से खंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, खंड आ का आंसर लिख रहे हैं सर, तो यहाँ पे लिखना होगा खंड आ। कौन सा खंड आया, खंड आ। अब खंड आ का जो उत्तर है उसको डालेंगे, तो खंड आ है प्रश्न नंबर 1, खंड आ का प्रश्न 1 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे, जिसका ऑप्शन लिखेंगे यहां डालेंगे। का लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, का लिख रहे हैं। का कौन सा ऑप्शन सही है उसको कैसे लिखेंगे, का हमने देखा। यहां पर बात कर लेते हैं, आपका जो प्रीवियस पेज था उसका आंसर क्या था। यहाँ पर आपका जो आंसर था कुछ इस प्रकार था। यहाँ अगर बात करें तो फर्स्ट जो का था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर कौन सा है, चौथा सही है। चौथा क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है। तो इसको इस तरीके से आपको लिखना होगा। यहाँ पर जो का है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को नीले पेन से लिखना है। यहाँ पर देखना चौथा ऑप्शन सही है सर, और उसका आंसर क्या है, उसके आंसर को भी लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा। इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, जिस खंड का प्रश्न उठा रहे हैं उस खंड को लिखना है, उसके बगल उसके नंबर को लिखना है और यहाँ प्रश्नोत्तर डाल देना है, जिसका प्रश्न है उसका और उसका ऑप्शनल कि का वाले का कौन सा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डालेंगे, उसके बगल ही आपका जो आंसर था उस आंसर को भी यहाँ पर लिखना होगा। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा जो खा आंसर है वो खा वाला कैसे लिखेंगे, इसके नीचे ही यहाँ खा लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि का यहाँ डालते खा यहाँ डालते, आपको लाइन के अंदर डालना है और इधर भी आपको लाइन ड्रा करना है ताकि पेज अच्छे से दिखाई दे एग्जामिनर को। समझ आया? अब यहाँ पर समझिएगा, इसका खा का आंसर जो है कैसे लिखेंगे, खा का आंसर का कौन सा सही है देखना। यहाँ पर जो खा है वो क्या है, खा का आंसर कौन सा सही है, पदार्थ पर कौन सा है, खा का तीसरा आंसर आपका सही होने वाला है। तो खा का तीसरा आंसर कैसा है, सही है। तो यहाँ पर आपका जो खा का तीसरा आंसर उसको लिखेंगे कि सर खा का जो है वो तीसरा आंसर सही है। तो तीसरा आंसर इस तरह से डालेंगे और क्या आंसर है, पदार्थ पर, क्या है, पदार्थ पर। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है कि कौन से खंड का है, वो खंड नंबर 1 लिख रहे हैं, खंड नंबर 1 का है, खंड नंबर 1 का खा का ऑप्शन पदार्थ पर है। इसका हम गा लिखेंगे तो गा किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके गा ऑप्शन डालेंगे और गा का कौन सा आंसर सही है इस बात को डिपेंड करता है आपका आंसर। यहाँ पर अच्छे से आंसर राइटिंग करिएगा बच्चे, अगर आंसर अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको 6 में से 5 ही देगा, 6 ऑप्शन सही होने के बावजूद। इसलिए आपको 6 में 6 देने के लिए अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करना है। यहाँ देखना गा का आंसर कौन है, गा का आंसर कौन सा है, चौथा। तो बस भैया यहाँ पर आपको लिखना है कि गा का चौथा आंसर सही है, मतलब गा के चौथे आंसर को लिखना होगा इस प्रकार से। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाना होगा, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही, उसका ऑप्शन का नाम लिखो, विद्युत रोधी, क्या है, विद्युत रोधी है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा कॉपी में, अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करनी होगी, अच्छे राइटिंग में आपको लिखना होगा। ये तीनों प्रश्न इस प्रकार से हम कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिख करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि पेपर में आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। 70 में 70 आप अभी से पढ़ करके ला सकते हैं। कहाँ चक्कर में पड़े हैं, बिल्कुल आपकी तैयारी होगी यहीं से होगी। अभी बहुत समय है, आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, किस तरीके से करना है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, उन सबके लिए भी ट्रिक है किस तरीके से कॉपी भर करके जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उस क्वेश्चन को कैसे करना है ताकि वो अच्छे नंबर गेन कर सके। उन सबके लिए भी हमारे पास बहुत मेथड हैं, उन रणनीतियों को भी बताने वाले हैं। समझिएगा यहाँ पर किस तरीके से हमारे क्वेश्चन इस तरीके से लिखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरा पेपर आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिएगा जब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर तो अगला क्वेश्चन कैसे है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा भैया आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो किस नियम का पालन करता है, क्या वह आवेश संरक्षण पर आधारित है या यहाँ पर दिया द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, कैसा आधारित। तो आवेश संरक्षण पर तो आधारित नहीं है, आवेश यहाँ से वहाँ जाता ही नहीं है आइंस्टीन में, द्रव्यमान उसमें प्रकाश में होता ही नहीं, क्योंकि आइंस्टीन सर ने क्या होता है द्रव्यमान के बारे में बताया ही नहीं है। तो यहाँ द्रव्यमान घटक, संवेग, संवेग के बारे में किसने बताया, डी ब्रोगली चाचा ने बताया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा, जो आपका आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो क्या करता है, ऊर्जा के बारे में। क्या आपने इनका इक्वेशन नहीं देखा, E बराबर mc²। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी के बारे में इनका सारा इक्वेशन आया है। ठीक है, एक इक्वेशन जो इनका दहली आवृत्ति कार्यफलन के रूप में आता है वो भी इनकी ऊर्जा के रूप में आता है। तो घा का आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। आगे बढ़ते हैं और अंगा वाला प्रश्न को देखते हैं। ये क्या है, किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका क्या होता है। आप देखते हैं कि प्रकाश के अलग अलग घटनाएं होती हैं ना, तो चारे घटनाएं देखो यहाँ पे क्या है, क्या प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है, नहीं होता है, प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, जब हम प्रिज्म पर किसी, जिसे प्रिज्म है भैया, ये क्या है, प्रिज्म है। अब यहाँ पर जब हम प्रकाश को इस तरह से आपतित करते हैं तो ये प्रकाश कुछ इस प्रकार से वर्ण विक्षेपित हो जाता है, 7 रंगों में फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है। बिल्कुल सर, ये तो हम पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
जब श्वेत प्रकाश एक वर्णी को हम गुजारते हैं प्रिज्म से तो वो क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ये होता है कि नहीं होता, यहाँ ऑप्शन आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। दिमाग में तुरंत रोटेशन करना है कि कहाँ का टॉपिक आया है, कैसा टॉपिक आया है, समझिएगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ विवर्तन, प्रकाश के मुड़ने की परिघटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, विचलन हो जाता है। विचलन कहाँ से होगा, ठीक है, हालांकि रिलेट किया था दोनों ऑप्शन यहाँ पर। विचलन पीछे वाला एंगल विचलन कोण होता है। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। और चा वाला प्रश्न कैसा है, चा वाला प्रश्न आपका है, किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तार को 2 गुना खींचकर लंबा कर दिया गया। तार का है, कोई तार है, उसको उसका जो पहले का प्रतिरोध है वो कितना है, 8 ओम है। उस तार को खींच करके 2 गुना कर दिया गया है। तो नए प्रतिरोध की गणना करनी है। बच्चों नया जो प्रतिरोध होता है वो किसका फार्मूला ऐसे होता है, देखना आर डैश का मतलब होता है नया प्रतिरोध। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एन स्क्वायर आर। आर ये है पहला प्रतिरोध जो आपका तार का था, एन वो है कितना तार को पीटा गया है, कितना गुना बढ़ाया गया है, कम किया गया है, आधा किया गया, कैसे किया गया। तो यहां पर बता रहा है कि 8 ओम, मतलब चूंकि आर का मान कितना है, 8 ओम है पहले का, और कितना गुना किया, नंबर कितना है, n बराबर 2 किया गया, 2 गुना किया गया। रखते हैं यहाँ पे, तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी, n का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुणे आपका क्या है, आर कितना है, 8 है। तो आर डैश नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 दुनाई 4 गुणे 8 कितना हो गया, 8 चौके 32। क्या 32 ऑप्शन में है, क्या 32 ओम ऑप्शन में है, बिल्कुल होगा सर। यहाँ पर देखिए 8 ओम, 16 ओम, कितना है, 4 ओम, 32 ओम। आंसर कौन सा आ गया, 32 ओम आंसर इसका आने वाला है। समझ आया कि नहीं आया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि गलती का कोई मिस्टेक ना हो, और यहाँ से आपको जो मिलने वाला वो 6 में 6 अच्छे तरीके से मिल जाए। अब इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, सभी ऑप्शन को कॉपी में लिखते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश जो घ वाला आंसर क्या है, चौथा आंसर सही है। इसका आंसर कौन सा है, तीसरा सही है। यहां पर लिखते हैं कॉपी में, देखिए जो हमारा कॉपी होगा भैया, जो कॉपी में क्या लिखेंगे, घा लिखेंगे। घा का ऑप्शन कौन सा सही है। उसके बाद घा का ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर आपका जो घा वाला ऑप्शन है, पेपर को एक बार मैच जरूर कर लेना, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जो घा का ऑप्शन है वो क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। घा में ऊर्जा है तो चौथा ऑप्शन क्या भैया, यहाँ लिख देते हैं इसका सर, इसका भी चौथा ऑप्शन सही है, जो है क्या, ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। उसके बाद आपको आना है अंगा वाले प्रश्न पर। अंगे वाले का आंसर कौन सा है, यहाँ पर देख लेंगे पेपर को। अंगा का जो आंसर है वो क्या है, तीसरा वाला आंसर है, वर्ण विक्षेपण। कौन सा आंसर है, तीसरे वाला आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप फिर से कि आपका जो वर्ण विक्षेपण हो जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कॉपी में इस तरीके से, तीसरा ऑप्शन सही है सर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है इसका। तीसरे ऑप्शन को कॉपी में इस तरीके से आपको लिखना है, तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ है वर्ण विक्षेपण। क्या है, वर्ण विक्षेपण। कौन सा है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ये सही है। उसके बाद चा वाले प्रश्न पे आएंगे तो चा वाला कैसा है देखना। तो चा वाला जो प्रश्न है भैया, वो चा वाला प्रश्न का आंसर क्या आया है, चा वाले प्रश्न का जो आंसर आया वो क्या होने वाला है। चा वाले प्रश्न को हमने हल किया है, हल करके कितना आया है, 32 ओम आया है। और 32 ओम कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉपी में पुनः लिख देना है कि चा में कौन सा आंसर सही है, चौथा आंसर सही है। कैसा आंसर सही है, चौथा आंसर सही है। कितना है, 32 ओम है। कितना है, 32 ओम है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को लिखना है। समझ पाए कि नहीं पाए, आपको क्वेश्चन को हल करना है, टिक करना है, फिर पेपर को और कॉपी को रखना साथ में, और एक एक प्रश्न को लिखना है। अपने खंड को लिखेंगे, कौन सा खंड है, खंड आ है। खंड आ का आपका पहला प्रश्न है। उस पहले प्रश्न के जितने खंड हैं, कौन से, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, ये सभी को लाइन से लिखेंगे एक एक करके, क्योंकि पहला पेज का पहला इंप्रेशन इस तरह से होना चाहिए ताकि आपको यहाँ से
पदार्थ सभी ऑप्शन अगर आपके सही हो गए तो एग्जामिनर समझ लेता है बच्चा ब्रिलियंट है, बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है। क्योंकि जो ऑप्शनल के होते हैं आपके पेपर के 6 प्रश्न, ये पूरी किताब के सभी प्रश्न के बहुत टफ होते हैं क्वेश्चन। ये आपका जो क्वेश्चन होता है ये सभी बच्चे नहीं कर पाते 6 में 6 सही। समझ पा रहे? अगर आपने 6 में 6 सही लगा दिया, पहले पेज पर लगा दिया, इसका मतलब अगले 2 पेज तक के ही आपको नंबर भर भर के मिलने लगेंगे। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल मिलेंगे। इस तरीके से अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनर होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको 6 में 6 नंबर दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा। इस तरीके से हम लोग 6 में 6 पा जाएंगे। अब बात कर लेते हैं खंड आ के बाद वाले खंड का क्या प्रश्न है और कैसे उसको हल करेंगे बहुत ही मजे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं अपने आगे की प्रश्नों की ओर, और आगे के जो प्रश्न है वो कैसा है। ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने इस खंड में। खंड बा का क्वेश्चन क्या है, ठीक है? देखना यहाँ पे क्या है, खंड बा। अब ये जो खंड बा है भैया, खंड बा में क्या पूछा है, छोटे छोटे प्रश्न है। ये आपके क्या है, अति लघु प्रश्न है। ये भी आपके 1-1 नंबर के हैं। अब यहाँ आपको समय को बचाना होगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं बच्चे कि उनको ज्ञान बांटना रहता है। जैसे कि एग्जामिनर को समझाना है, ठीक है? एग्जामिनर को, आप सभी के एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करता है उसको नॉलेज रहती है। आपको उतना ही लिखना है समय बचाते हुए कि जितना पूछा है। आपको उस क्वेश्चन की डिटेल आती हो, पूरी डेरिवेशन आता हो, लेकिन उस सभी को नहीं लिखना है। केवल एक लाइन में आंसर देना है। 10 से 12 शब्दों के अंतर्गत ही आपको आंसर देना है। ये 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, एक एक लाइन के शब्दों को पूछा गया है, क्या बयां कर रहा है। तो यहाँ समय बचाना है। इसमें केवल आपको 3 से 4 मिनट ही लगाने हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा समय यहाँ पर लगाया तो कहीं ना कहीं आप जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो 5 नंबर के प्रश्न हैं, जिसके एक प्रश्न में आप बहुत अच्छा लगा लेते हैं, फिर भी आपको 20 मिनट से ज़्यादा समय देना होगा। तो 4 प्रश्न लॉन्ग आंसर होते हैं, 20 चौके 80 मिनट यानी 1.5 घंटे लगभग आपको केवल लॉन्ग आंसर इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने वाला है। तो वो 1.5 घंटा आपको बचा करके रखना है ताकि 70 में 70 आपका आ सके। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत डिटेल में लिखना चालू करते हैं, जिसके उनके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं 5 नंबर वाले वो सही तरीके से नहीं लगा पाते, और घर पे आके क्या बोलते हैं, हो गया प्रश्न, लास्ट में क्या रिजल्ट, कट गया नंबर। आपको टोटल नंबर नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से आपको सॉल्व करके टाइम को मैनेज करना ही करना होगा। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। इसको सॉल्व करते देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाह्य प्रतिरोध देखा, तो यहाँ पर क्या पूछा है, आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। इसको समझाना है, एग्जाम को समझाना है कि 1 नंबर हमने आंतरिक प्रतिरोध जैसा चीज देखा कैसे, कहाँ है। तो आप देखे होंगे, आप जहाँ बैठे हैं आपके घरों में इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर के अंदर आप पानी डालते हैं ना, तेजाब H2SO4, तो जो आपके एनोड और कैथोड होते हैं उनके बीच में जो संपर्क लगाता है, जो संपर्क जोड़ता है आपका, वही होता है आंतरिक प्रतिरोध। आया? बिल्कुल आएगा। शुष्क जैसे सेल आपके पास है, इसने क्या बोला सेल के बारे में, तो शुष्क सेल आप देखें, घड़ी के अंदर आपने सेल लगाया है, उसके अंदर केमिकल जो होता है वो केमिकल कैसा होता है, वो वैद्युत अपघट्य कहलाता है। उसके अंदर जो केमिकल है उस केमिकल का नाम ही क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। भ्रष्टाचार, ठीक है? जो अंदर के लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, उनको बोला जाता है भैया आंतरिक प्रतिरोध। किसी सेल या बैटरी के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैसे कॉपी में लिखेंगे, यहां पर आपको लिख करके दिखा रहे हैं। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, कॉपी में चलते हैं और लिखते हैं खंड बा के बारे में, दूसरे का, ठीक है? इस तरीके से कॉपी में आपको लिखना है। यहाँ पर आपका पेज आ जाएगा, इस पेज में आपको लिखना है, आंसर राइटिंग करना है अच्छे तरीके से। देखना कैसे लिखेंगे, हमारा आंसर कैसा है भैया, यहाँ पर है। इस बार हम लोग खंड बा हल कर रहे हैं। कौन सा बा हल कर रहे हैं, खंड बा कर रहे हैं। खंड बा का दूसरा प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। कौन सा उत्तर दे रहे हैं, दूसरा प्रश्नोत्तर दे रहे हैं। दूसरे का हम कौन सा हल करने जा रहे हैं, का हल करने जा रहे हैं, ठीक है? अब जब इसको लिखना होगा आंसर को, तब आप इस का को बाहर लिखेंगे, ठीक है? का को क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे ऐसे करके। दूसरे का क्या लिख रहे हैं, का लिख रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, जितना क्वेश्चन किया जाएगा आपको आंसर उतना ही देना है। समझिएगा। यहां पर देखिए क्या पूछा है,
सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बस इतना लिख देना, एक लाइन। क्या लिखना है यहां पे? सेल के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको अच्छे राइटिंग में आपको लिखना होगा। बस एक ही लाइन 10 से 12 शब्दों में ही आपको आंसर देना है। क्या होता है? सेल के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इतना आपने लिख दिया, एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, एक नंबर आप तुरंत पा जाएंगे इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे ही प्रश्न हैं, यहाँ आपको समय नहीं लगाना है। बस एग्जामिनर आपको देखना चाहता है कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है जी सर, हम जानते हैं। अब समझते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका क्या होता है? यहां पर देखिए अगला प्रश्न कैसा है, ये हो गया। फिर खा वाला प्रश्न क्या है? खा वाला प्रश्न क्या पूछा है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? क्या पूछा है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? अब वैद्युत द्विध्रुव को केवल बता देना, एक नंबर आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण विपरीत ध्रुव वाले आवेश जिनके बीच की दूरी न्यूनतम होती है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कॉपी में कैसे लिखेंगे इसको? सर यहाँ पे लिखिए खा, दूसरे का खा हम लोग लिख रहे हैं, दूसरे के खा को हम कॉपी में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आते हैं कॉपी पर और दूसरे का खा लिख देंगे। यहाँ पर अपने आंसर राइटिंग को करेंगे, दूसरे का खा। ठीक है, कैसे करेंगे? दूसरे का खा अपन लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब भी खा लिखेंगे खंड लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर आपने चूज कर लिया आगे के प्रश्न, तो वहाँ खंड डालना होगा कि फला खंड का हम फला आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा दूसरे का खा ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो प्रश्न कैसा है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव को आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा समान परिमाण विपरीत ध्रुव वाले आवेश जिनकी बीच की दूरी बहुत कम हो। बहुत कम लिखो या न्यूनतम लिखो। ठीक है, समान परिमाण विपरीत ध्रुव वाले आवेश जिनकी बीच की दूरी बहुत कम हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज और है तो थोड़ा सा ही लिख लेना, इसका डायग्राम बना देना। डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा इसका, देखिएगा डायग्राम यहाँ पर इस तरीके से बनाना। आपको क्या लिखा आपने? समान परिमाण, दो ऐसे आवेश हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो बहुत ही अल्प दूरी पर हैं और कैसे हैं? विपरीत ध्रुव वाले हैं। एक माइनस है तो एक क्या है? एक प्लस आवेश होता है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी होता है, जिसे हम लोग क्या दिखाते हैं? 2L से लिखते हैं। बस आपको इतना सा डायग्राम बना देंगे, इसका आपको एक नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। एक ही नंबर का क्या काटेंगे, लेकिन अगर आपने सटीक आंसर नहीं दिया है तो बिल्कुल 0 मिल जाएगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, यहाँ हाफ का कोई चांस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर 1 नंबर पाने के लिए आपको कॉपी में इस तरीके से लिखना होगा। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा। आपको पूरा पेपर की तैयारी में यहाँ से कराने वाला हूँ। 1 शॉट के तहत हर एक पेपर का, हर एक अंशाल का क्वेश्चन कराएंगे, कॉपी में लिख करके बताएंगे कैसे कॉपी में लिखें, कितना लिखें, ताकि इसका जितना नंबर हमसे पूछा है, कि जितना आंसर पूछा है, उसका हम अच्छे तरीके से सटीकता से उसका आंसर दे सकें। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। सब देखें, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन कौन सा आगे है, आगे का प्रश्न कैसा क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे का गा देखते हैं, दूसरे का गा क्या पूछ रहा है। दूसरे का गा सेकंड पार्ट से दे लिया है। दूसरे का गा कहाँ से है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो आपका जो प्रकाश का विवर्तन क्या है, विवर्तन के बारे में बता देना है कि विवर्तन शब्द का मतलब क्या होता है, विवर्तन हम क्या पढ़े हैं, विवर्तन के बारे में आपको एकल झिल्ली का विवर्तन वगैरह वगैरह नहीं बताना, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना है। जितना पूछ रहा है केवल उतना ही लिखना है, क्योंकि एक ही नंबर का प्रश्न है, इसमें समय को नहीं बर्बाद करना बच्चों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो प्रकाश का जो विवर्तन होता है, प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन शब्द का मतलब होता है मुड़ना, तो मुड़ना डाल दिया आप, एक नंबर आपको मिल गया। कॉपी में कैसे लिखेंगे गा वाले प्रश्नों को देखिएगा, यहां पर कॉपी चलते हैं और गा वाले प्रश्न को लिखते हैं। तो गा हम कौन सा ले रहे हैं, दूसरे का ही ऑप्शन ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, दूसरे का ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे का कौन सा ले रहे हैं, गा ऑप्शन ले रहे हैं। तो दूसरे का गा का जो आंसर है वो क्या है, प्रकाश के मुड़ने की, प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बस इतना सा ही आंसर आपको लिखना है। देखो बच्चों, जो आपका प्रकाश होता है, जब प्रकाश सीधी मार्ग में चल रहा है तो यहाँ तो सीधा वाला तरंग है नहीं या किरण है नहीं, ये तरंगों के रूप में होता है। अब ये जब किसी धारदार नुकीली चीज़ों पर टकराता है तो टकराने से मुड़ जाता है, जिससे आपका टार्च काम करता है। आप टार्च को देखे होंगे, तो टार्च को जब हम मारते हैं तो टार्च से बहुत दूर तक रोशनी फैल जाती है। अब दूर फैलने के कारण जो है, मतलब वो सामने बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जिससे प्रकाश टकराती है और मुड़ जाती है। तो जो प्रकाश के मुड़ने की घटना हो रही है, उस प्रकाश के मुड़ने की घटना को जो नाम दिया गया है वो किस नाम से जनरेट करते हैं, उसको विवर्तन कहते हैं। बस यहाँ पर शब्द का फेरबदल है, प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और अगर आपने इतना लिख दिया तो एक नंबर आपका फिक्स हो गया। ज़्यादा नहीं लिखना, इसमें केवल 2 से 3 मिनट ही आपको समय एग्जाम में लगाना है। समझ आया कि नहीं आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर ये पूछा है, क्या पूछा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं बताइए। बच्चों देखो, मैक्सवेल ने सन 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। क्योंकि हाइगेंस ने सन 1678 से 1690 के बीच जो बताया, उन्होंने कहा प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये काल्पनिक माध्यम ईथर नामक माध्यम में चलती है, ये चीज़ आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। 1865 ईस्वी में जो हम लोगों को बताया वो क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह पहला गुण हो गया। उसके बाद आपका दूसरा गुण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होता है वो नियत होता है, फिक्स होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे ट्रेवल करती हैं, जिससे आपका नेटवर्क चलता है, आपकी मोबाइल चलती है, सारी चीज़ें नेटवर्किंग मार्केटिंग है, ये सभी क्या चल रही हैं, ये आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं हैं। तो ये आपको दो विशेषताएं अच्छे तरीके से कॉपी में लिखना है, केवल 2 लिख देंगे बस हो गया। क्योंकि ये प्रश्न कितने नंबर की, इसकी वैल्यू देखो 1 नंबर का है, बस थोड़ा सा आंसर ही लिखना है आपको, ठीक है। 1 लाइन लिख देंगे तभी चल जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पर क्वालिटी आपको बता देना है। कैसे लिखेंगे सर कॉपी में, तो यहाँ पर कॉपी में इस तरीके से डिनोट कर देना है आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है हमारा, दूसरे का घा है। प्रश्न नंबर कौन है, दूसरे का घा का हम लोग उत्तर देने वाले हैं। प्रश्न उत्तर डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझिएगा क्या है, पहले यहाँ बता सकते हैं दो विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने
के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पहला। उसके बाद जो आपका हो गया दूसरी लाइन लिख देना, ये पहला हो गया। इसका दूसरा जो प्रकार है वो इस प्रकार से लिख देना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग नियत होता है। ये बहुत ही मोटी बात है भैया। क्या होता है? नियत होता है, मतलब फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। कितना होता है देखिएगा, ये होता है C इक्वल आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब भी आपका प्रकाश के बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो निर्वात में जो आप लिखेंगे तो निर्वात के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। निर्वात के लिए आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लिखना होगा वैल्यू, और इसी पर आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये ध्यान देना कि निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेज की ओर। इसका आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर लिया है। तो यहाँ पे इसका टेके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 1 2 3। हाँ तो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं अपने और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से आपको 10 अनसॉल्व पेपर की प्रैक्टिस करवा देंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए आपको हर दिन जो लेक्चर प्रोवाइड होगा वो पूरा लेक्चर कॉपी पेन लेकर के बैठना है और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करना है, समझना है, कॉपी में उतारना है। ये जो लैंग्वेज है, इस आंसर का लैंग्वेज कितना आसान है, इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। मात्र केवल 10 लेक्चर आपके लिए इतना इफेक्टिव होगा कि उसमें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से बनकर आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के पास और क्वेश्चन नहीं है। एक चैप्टर से मात्र 2 या 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो जो पेपर में कैसे क्वेश्चन करता है, ये सारे पेपर जो 2025 में अभी ऑफिशियली लॉन्च हो, ये वो पेपर है। इसलिए इसकी वैल्यू बहुत है, समझिएगा। यहाँ से आपको 20 से 25 नंबर सारा फंस जाएगा। तो हर अगर आपने 10 सेट को समझ लिया, बस आपके लिए काम तमाम हो जाएगा। आप इतने अच्छे तरीके से फिजिक्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर, और सॉल्यूशन को करते हैं। कहाँ पहुंचे थे आप लोग? यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 का। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन करना है, ये सवाल है, ये न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे इसको समझना। न्यूमेरिकल हम आपको यही बताने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। क्या है? √3 अपवर्तनांक वाले, आपका जो √3 है वो क्या है? अपवर्तनांक है। माध्यम का अपवर्तनांक लिखते हैं भैया n से, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? √3 दिया है। कितना दिया है? √3 दिया है। और यहाँ पूछा है वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण कौन सा होता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण को दिखाते हैं R से, जो हमें ज्ञात करना है, तथा जबकि आपतन कोण I का वैल्यू दिया है कितना? 60 डिग्री दिया है। समझ पा रहे हो? तो किस तरीके से आपको R की वैल्यू मिलेगी? R की वैल्यू यहाँ स्नेल चाचा को याद करो, क्या थे? स्नेल का नियम। तो लगा लेंगे स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग स्नेल के नियम को लगाएंगे, स्नेल का नियम क्या होता है? sin I अपान sin R इक्वल n। ये होता है क्या? स्नेल का नियम। अब अगर ये स्नेल का नियम होता तो क्या I और R की वैल्यू है? देखना, n की वैल्यू दिया है, I की वैल्यू दिया है, आपसे R की वैल्यू पूछ रहा है। कितना आसान प्रश्न है। देखना, sin I रखिएगा यहाँ पे। sin I कितना है? sin 60। I की वैल्यू कितने दी है? 60 अपान sin R तो पूछ रहा है सर R की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल, यहाँ पे क्या दिया है? n की वैल्यू कितनी? यहाँ देखो, n की वैल्यू यहाँ दिया है ना, तो कितना दिया है? √3 दिया है। अगर ये √3 दिया है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर पा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा?
साइन आर का मान निकालना है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, √3 साइन आर इक्वल होने वाला है 1 से गुणा होगा साइन 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 60। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा कि साइन 60 का क्या मान होता है। तो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। कितना होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 रखेंगे, आंसर पाएंगे। साइन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। साइन आर निकालेंगे तो जो गुणात्मक होता है वो नीचे चला जाता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, और ये नीचे जाएगा तो इसके गुणे में हो जाएगा √3, और √3 से 3 कट जाएगा। ये बचेगा क्या, यहाँ पर बचा सर साइन आर इक्वल 1/2। क्या बचेगा, साइन आर इक्वल होगा अंडर रूट खत्म हो गया, 1/2 बचा। अब 1/2 आपका साइन के पदों में कौन सा मान है ये आपको गेस करना है। देखना यहाँ पर आपको जो मिला है वो क्या मिला है, साइन आर इक्वल कितना मिला, 1/2। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे आंसर, साइन आर इक्वल 1/2 साइन के किस भाग में है, साइन 30 अंश का मान है। किसका मान है ये, साइन 30 अंश का मान होता है बच्चों। ये किसका मान होता है, 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। तो साइन और साइन से चला जाएगा, कितना बचेगा, आर बराबर बचा भैया 30 अंश। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा है वो कितना होगा, 30 अंश। इस तरीके से आपको लगाना है। ये तो हमने प्रैक्टिस कर ली। अब फटाफट इसको कॉपी में कैसे करेंगे। कॉपी में एग्जामिनर को समझाना होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से लिखा है, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। वो क्वेश्चन कई बार चेक करें। अगर एक ही बार उसको गंदा लिखा, समझ नहीं आया, काट के निकल जाएगा, उस तुम्हारे लिए नहीं बैठा है। तो वो बहुत हिसाब से हमें कॉपी में समझाना होता है। देखिए कॉपी में कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ आपको समझ में आ गया। तो कॉपी में किस तरीके से इसको लिखेंगे। चलते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपका कौन सा प्रश्न है, वो कैसे पूछा है, कैसे लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि यहाँ पर भी खंड वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे खंड के साथ साथ कौन का क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अंगा वाला। ठीक है, तो अंगे वाले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दूसरे का अंगा ही कर रहे हैं हम लोग, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दूसरे का अंगा वाला प्रश्न का उत्तर हम लोग दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं लिखिएगा। सॉल्यूशन कैसे कॉपी में करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या करेंगे, दिया है, क्या क्या दिया। पहले न्यूमेरिकल लगाते समय आपको कलेक्शन करना होगा, न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दी है। सबसे पहले आप लिखोगे कि यहाँ पर n का मान दिया है, n बराबर दिया है कितना, √3 की वैल्यू दिया है। अपवर्तनांक दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया भैया। अगर अपवर्तनांक n दिया है और आपको बताया कि i का मान भी दिया है कितना, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और अपवर्तन कोण पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा है, आर पूछा है। ये आपका क्वेश्चन है, किस तरीके से लगाएंगे। फिर आपको बगल में इसके यहाँ पर लगाना होगा स्नेल का नियम। क्या लगाना होगा, स्नेल। जो कुछ भी आप यूज़ करेंगे उसको अच्छे तरीके से एग्जामिनर को समझाना। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अब स्नेल का जो नियम होता है उस नियम को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर साइन I बटा साइन आर इक्वल n होता है। अब लाके वैल्यू को पुट ऑफ करेंगे। वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पर साइन I की वैल्यू कितनी, 60 है, बटे साइन आर आपसे पूछा था, हमने आपको अच्छे तरीके से समझा भी दिया। जो आपका n है उसकी वैल्यू दिया है कितना, √3 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। लाइन छोड़ के अच्छे पेज नहीं बचाना है आपको, दूसरी भी कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सुंदर लिखना, साइन आर इक्वल इसका 1 से गुणा हो जाएगा, कितना बच जाएगा, साइन 60 बच जाएगा। अब यहाँ पर साइन आर का अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका जो गुणा है वो नीचे चला जाएगा। कितना बचने वाला है, साइन 60 बटे हो गया √3। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे, वैल्यू मान रख देंगे बस। तो साइन आर की वैल्यू साइन 60, यहाँ बताना होगा एग्जामिनर सर को कि भैया साइन 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। समझ आए, तो इस तरीके से चूंकि करके बता देना कि हम जो रख रहे हो क्या, साइन 60 का मान कितना है, √3/2, और नीचे पहले से √3 है। अब ये √3 कट गया, कितना बच गया, साइन आर इक्वल 1/2 बच गया।
आया। बस इसके बगल ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे दिखा देना कि सर मैं यहाँ कर रहा हूँ, पेज बर्बाद नहीं करना। देखना ये क्या हो जाएगा, साइन आर। अलग पेज पे जाओगे तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कर देना, साइन आर इक्वल 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। कितना मान होता है, साइन 30 अंश का। साइन और साइन आपका चला जाएगा, कितना बच जाएगा, आर बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका था आंसर, ठीक है। इस तरीके से कॉपी में आपको एक पेज में पूरा लगाना है, तब जाकर के आपको 1 नंबर मिलेगा। ये समझ लो लेवल फिजिक्स का। आप बैठे हैं, आपको तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी बच्चों। ये जो न्यूमेरिकल होते हैं कितने आसान हैं, लेकिन इतना करने के बाद तब आपको मिलेगा 1 नंबर। समझ पाए? तो इसको ध्यान देना, किस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है, किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और क्वेश्चन को लगाना है। बिल्कुल समझ आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, चाहे उसको 2 बार समझाना पड़े। समझिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को क्या है भैया, अगला प्रश्न आपका जो 1 नंबर का प्रश्न है वो क्या किया है, लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम क्या है, बहुत छोटा सा नियम है। लेंज का नियम, विद्युत धारा जिस कारण उत्पन्न होती है उस कारण का विरोध करती है। समझ पा रहे हो, आप जिसके कारण बने हो उसी का विरोध करो। तो लेंज ने क्या बताया, किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण यह उत्पन्न हुआ है। यही लाइन आपको लिखना है और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कॉपी में, कैसे लिखेंगे देखिएगा लेंज के नियम को, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चन होंगे उसको आप हेडिंग बाई हेडिंग लिखेंगे भी, ठीक है। ये आपका चा वाला प्रश्न है दूसरे का, यहाँ लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, कि दूसरे का ये चा का हम उत्तर दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से कि हम लोग लेंज के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंज का नियम, जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं। इसको इस तरीके से आपको लिखना होगा हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आंसर को लिखेंगे, विद्युत धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उस कारण का विरोध करती है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा अच्छे तरीके से, किसी चालक में धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है वह उस कारण का विरोध करती है, ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा जिस कारण उत्पन्न होती है उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है। वो एग्जाम्पल याद है ना, जिस पतली में खाओ उसी में छेद कर दो, वही वाला है। विद्युत धारा को जो उत्पन्न करता है उसी को ही वो क्या करता है, उसी का विरोध करती है। समझ आया कि नहीं आया? तो विद्युत धारा किसी चालक में जिसके कारण उत्पन्न होती है उस कारण का विरोध करती है, यही बात आपको यहाँ लिखनी है, जिसके लिए आपको मिलेगा केवल 1 नंबर। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। इस टाइप से आपको यहाँ पर कौन सा आंसर दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो, नेम अगर होगा तो इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखना और ब्लू पेन से आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से लिखना है। आया कि नहीं आया? अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिएगा लिख लिख करके कॉपी में कैसे करना, पेपर को सॉल्व कैसे करना है, समझना है लाइन बाय लाइन। कैसे, आपको अगर 20 से कोई प्रश्न आ रहा है तो 20 से आप प्रश्न उठा सकते हैं। जैसे यहाँ का प्रश्न आपको आ रहा है तो यहाँ का प्रश्न आप उठाइए, तो वो डाल दीजिए कि कौन से खंड का कौन सा प्रश्न है, तब आंसर राइटिंग करना। अन्यथा अगर आपने खंड को नहीं डाला तो क्वेश्चन आपका गलत मान दिया जाता है, वो काट दिया जाता है। 1 नंबर आपका केवल खंड डालने के लिए, सही उत्तर बताने के लिए, लोकेशन अगर एग्जामिनर को ढूंढना पड़ा तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाता है अच्छे राइटिंग पर भी। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ध्यान देना कि आप कहीं का जो क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे यहाँ का क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस प्रश्न को खंड दा लिख करके 4 का का लिखना होगा। आया समझ में? आया। अब आराम से करते हैं सीरियल वाइज, ठीक है, क्या क्या आंसर है। पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आराम से। यहाँ समझिएगा,
ये अब हो गया हमारा खंड बा। अब चलते हैं खंड सा की ओर, और जो आपका खंड सा है वो 2 नंबर के हैं, थोड़े से बड़े आंसर हैं। कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के हैं। थोड़ा सा इसका वेटेज 30 शब्दों तक होने वाला है, तो 25 से 30 शब्दों में इसको लिखना है। क्या पूछा पहले? यहाँ पर पूछा भैया, पहला क्वेश्चन है तीसरे का खंड सा। तो जब कॉपी में लिखेंगे तो वहाँ ब्लैक पेन से अच्छे तरीके से खंड सा डाल देंगे, और खंड सा डालेंगे। खंड सा के बाद प्रश्नोत्तर 3 का और इसके बारे में आंसर बताएंगे। देखिएगा क्या पूछा है यहाँ पर आंसर, पढ़िए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो हुआ था परमाणु वाला चैप्टर, उसमें इनका जो निष्कर्ष निकला, ऑब्जर्वेशन निकला, वो क्या ऑब्जर्वेशन था समझते हैं। पहले इसको नए पेज पर अच्छे तरीके से, रदरफोर्ड का क्या मॉडल था, अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपको मैं समझाऊंगा, और कैसे लिखना है, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालना है, ये चीज़ें समझिएगा। तो बढ़ते हैं और एक पेज देते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा जो हमारा इसका अल्फा का प्रकीर्णन है वो कैसे है। हमारा कोई परमाणु होता है जो ऐसे होता है, जो भी हमारा परमाणु है वो कैसा होता है, इस तरीके से परमाणु को दिखाया गया है, ठीक है। कोई पतली पन्नी है, उस पर हमने क्या डाला, अल्फा कण को डाला, तो वहां पर ये निष्कर्ष निकला कि इसके बीच में क्या होता है, एक धनावेश उपस्थित होता है। क्या होता है? एक धनावेश उपस्थित होता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जब हो रहा था 1913 से, तो 1913 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। केवल इतना पता था कि नाभिक के केंद्र में एक प्रोटॉन जैसी चीज होता है जिसे धनावेश कहा गया, और रदरफोर्ड ने उसे क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। जब हमने सोने की पन्नी को बहुत पतली करके उस पर अल्फा कणों की बौछार की बच्चों, तो क्या हुआ, अधिकांश अल्फा कण क्या हो गया, खाली सीधी निकल गई। क्या हो गई? सीधी निकल गई। सपोज करो आप जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में अगर अकेले बैठे हैं और आपके सामने से 100 लोगों को दौड़ाया जाए, तो 100 लोगों में से अधिकतर लोग सीधे निकल जाएंगे, आपसे थोड़ी टकराएंगे। लेकिन आपसे कब टकराएंगे, जब आपके सामने आएंगे। तो 100 लोगों में अगर कमरे में अकेले हैं तो मुश्किल से 1 या 2 लोग आपसे टकराएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि कमरा अधिकांश भाग क्या है, खाली है। कमरा कैसा है, खाली है। कमरे में केवल आप ही बैठ करके इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। अब जिसका निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। तो इसका निष्कर्ष ये होता है, तो समझिएगा परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है। इस कारण यहाँ से जितने भी अल्फा कण हैं वो सभी क्या होती हैं, ये पॉजिटिव होता है, और सभी अल्फा कण क्या हो गई, अधिकांश अल्फा कण क्या हो गई, सीधी निकल गई, और कुछ ही अल्फा कण क्या हुई, इस तरीके से विक्षेपित हो गई। ठीक है, आपने इस प्रयोग को अच्छे तरीके से किया होगा। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गई, सीधी निकल गई। आया, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। ये इनके मॉडल थे। तो पहला निष्कर्ष क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, पहला। दूसरा क्या है, परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म भाग में, परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म बहुत छोटे स्थान पर धनावेश उपस्थित होता है। और तीसरा निष्कर्ष क्या है, इस नाम को क्या कहा गया, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेश को नाभिक नाम दे देते हैं। तो नाभिक जैसी शब्द जो आया वो किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, 1913 ईस्वी में दिया। ये इसका डिटेल था। यहाँ से 3 बातों को कलेक्ट करेंगे। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है, परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है, और परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेश को नाभिक कहते हैं। बस 3 बातों को आपको अच्छे तरीके से लिख देना है, आपको यहाँ के 2 नंबर मिल जाएंगे। आया कि नहीं आया? बढ़ते हैं इसके आंसर राइटिंग के पास। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। इस निष्कर्ष को बता देते हैं फटाफट। कौन सा प्रश्न, खंड सा का तीसरे का। ठीक है, तो यहां पर आंसर राइटिंग करते हैं, ये हुआ। ठीक है, ये हम लोग आंसर राइटिंग जो करने वाले हैं, कौन सा करने हैं, खंड सा। तो यहाँ पर आपको खंड सा डालना होगा बच्चों, यहाँ पर आपको खंड सा डालना होगा। खंड सा का तीसरे का डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर केवल डाल देना, कौन सा प्रश्न है, खंड सा किस प्रश्न से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर तीसरे से बिलोंग करता है खंड सा। समझ आया? आंसर यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ लिख देना कि तीसरे का हम लोग उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर, जिसका प्रश्न उत्तर संख्या फला। ठीक है,
ये हो गया। अब आंसर राइटिंग करेंगे। इससे क्या होते हैं निष्कर्ष, जितना पूछेगा उतना बताना है। यहाँ डायग्राम बना करके सारी चीज़ों को नहीं बताना है, टाइम को बचाना है। हमने केवल आपको समझा रहे थे। कितना लिखेंगे कॉपी में देखना। निष्कर्ष में तो 3 निष्कर्ष लिख देंगे। पहला निष्कर्ष इस तरह से डिनोट करेंगे और बताएंगे परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कितना होता है? परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ये भी बता दें कितना खाली होता है। आपको याद नहीं रहेगा इसलिए यहाँ पर मत लिखना, ठीक है। होता कितना है, खाली कितना भाग होता है? 99.86%। इतना भाग परमाणु का खाली होता है। कितना भाग खाली होता है? इतना भाग खाली होता है। कोई एक पार्टिकल है उसका इतना भाग क्या होता है? एग्जैक्ट खाली होता है। केवल 0.14% ही परमाणु के अंदर धनावेश उपस्थित होता है, जिससे यह पता चला कि परमाणु के केंद्र में धनावेश जैसी चीज होती है। क्योंकि 20,000 अल्फा कणों को जब डाला गया तो उसमें से केवल एक ही अल्फा कण वापस आ पाया, बाकी सब निकल गई। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरे निष्कर्ष को आप अच्छे तरीके से लिखेंगे इस टाइप से। दूसरा क्या है? परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? धनावेश उपस्थित होता है, ये लिखना है। तीसरी एक और इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको यहाँ पर कि परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेश को नाभिक कहते हैं। परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेश को नाभिक कहते हैं। और नाभिक का एरिया कितना होता है, कितने भाग में होता है? तो ये होता है भैया 0.14%। कितना होता है? नाभिक का जो एरिया होता है एक परमाणु के अंदर कितना होता है? 0.14% होता है। इस तरीके से एक परमाणु बना होता है। ये ही निष्कर्ष निकला था 1911 से लेकर के 1913 ईस्वी के बीच, जो आपका गीगर मार्सडन प्रयोग था। उस गीगर मार्सडन प्रयोग से रदरफोर्ड ने केवल यही निष्कर्ष निकाला था। बाकी इसकी बहुत सारी व्याख्या है, आपको यहाँ व्याख्या नहीं पूछा है, केवल आपसे पूछा है निष्कर्ष क्या होता है। तो जितना पूछेगा उतना ही आंसर देना ताकि उसका एग्जैक्ट नंबर आपको मिल सके, टाइम बर्बाद ना हो। टाइम को बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना है क्योंकि ये भौतिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ के जो न्यूमेरिकल होंगे वो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल होंगे, उसमें आपको समय लगाना होगा, समय देना होगा, तभी वो सही से सॉल्व होते हैं। समझ आया? तो यहाँ पर इसको लिखेंगे अच्छे तरीके से, आपको इसको 2 नंबर यहाँ पर आपका मिलने वाला है। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। समझ आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या किया है पेपर में। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, तीसरे का हो गया, हमने आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? खा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? खाक को देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1903 ईस्वी में, कब बताया? 1903 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया कि जब प्रकाश को किसी धातु की प्लेट पर डाला जाता है तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब ये हमेशा के लिए नहीं होता, सदैव ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो महिलाएं जो हैं वो सोना पहन करके बाहर निकलती हैं। आपकी साइकिल स्टैंड बाहर खड़ी होती है, आप अंदर कमरे में पढ़ रहे होते हैं, तो क्या साइकिल गायब क्यों नहीं होती है? वो भी तो धातु है। इसलिए वहाँ पर लाइन भी लिखी गई कि ये हमेशा नहीं होता है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में टक्कर करके अपनी एनर्जी को खो देते हैं। कितना लिखना है, कैसे लिखना है, समझते हैं कॉपी पर। देखिएगा इसके आंसर को। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं आपको समझा करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आपको लिखने का तरीका बताने वाला हूँ। देखिएगा अपन लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। तीसरे का अपन लोग
क्या हल कर रहे हैं, खा आंसर लिख रहे हैं, तो तीसरे का खा का आंसर राइटिंग कुछ इस तरीके से करना है। तीसरे का खा, देखिएगा तीसरे का खा, तो तीसरे का जो खा आंसर है वो क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो आपको हेडिंग डाल देना है यहाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो ये है आंसर राइटिंग, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव वो क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने बताया कि हम जब किसी धातु की प्लेट पर, कैसी प्लेट होनी चाहिए, ये निश्चित है कि धातु होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या ले लेना है, कोई धातु की प्लेट होगी, सपोज इस तरीके से, ये क्या है, धातु की प्लेट। इसमें लिख देना अच्छे तरीके से कि भैया ये धातु की प्लेट है, एग्जामिनर भाई साहब, धातु की प्लेट, चद्दर है कोई धातु की। अब इस धातु की प्लेट पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ बना किससे होता है, कोई भी पदार्थ ढेर सारे असंख्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उस परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब जब उस पर प्रकाश को डाला जाता है तो प्रकाश के अंदर होती एनर्जी, ऊर्जा होती, उसकी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं और वो अपने इस कोष को छोड़ करके बाहर होने देते हैं। क्योंकि आपका बाहर जब जाते हैं, क्यों जाते हैं सर, इसका रीजन है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर अपने यहाँ पर प्रकाश को डालते हैं, क्या डालते हैं, प्रकाश को यहाँ पर आपतित कराते हैं। तो जब हम इस पर प्रकाश को इस प्रकार से आपतित कराएंगे, क्या करेंगे, प्रकाश को आपतित कराएंगे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एच म्यू से करते हैं। किससे करते हैं, एच म्यू से करते हैं। तो जब प्रकाश को किसी धातु की प्लेट पर डाला जाता है तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यही छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पर कि हमने प्रकाश को डाला है, एच म्यू लिख देंगे, प्रकाश को ही दिखाया गया। ठीक है, क्या है, प्रकाश। तो जब हमने प्रकाश को डाला है किसी धातु की प्लेट पर तो उससे अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। इसकी लैंग्वेज क्या होगी, लिखना यहाँ पर देखिए देखिएगा, आपको मैं यह समझा दूं, याद हो जाएगा कैसे, जब किसी धातु की प्लेट पर, जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश को डाला जाता है तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये चीजें अच्छे तरीके से लिख देते हैं यहाँ, किस तरीके से कॉपी में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा, अगर यहाँ पर आगे ना लिखे तो लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो लाइन छोड़ करके इस तरीके से डिनोट करके लिखेंगे, जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश को डाला जाता है तो धातु की प्लेट से, प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यह घटना सदैव नहीं होती, यह घटना सदैव नहीं होती है। समझ आया, ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा धातु होता है उस पर प्रकाश जब पड़ता है तो अधिकतर क्या होती हैं, जो आपकी धातुएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। आपकी साइकिल अगर धूप में बहुत समय तक खड़ी है तो धूप में जाओगे, उसको टच करोगे तो बहुत देर तक गर्म रहेगा।
उसको आप छुएंगे आप जल भी सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आपकी गाड़ी अगर बाहर खड़ी है धूप में, तो उस पर जब आप चलाने जाते हैं उस बाइक को, तो कितना तेज उसकी सीट जलती है। समझ पा रहे हैं, वो एनर्जी स्टोर कर लेता है, एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। तो वहां पर यही नियम है कि जब प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर पड़ता है तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। यह घटना सदैव नहीं होता, यह हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की मर्जी पर डिपेंड करता है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ से इस तरीके से इस आंसर को लिखना है। एक ही ब्लू से ही लिखना है, यहाँ पर पेन हमारा रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ब्लू से ही आपको आंसर राइटिंग करना है। ये आंसर राइटिंग है, इसका अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको याद कर ले। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से आपको लगा करके आना होगा। आया कि नहीं आया? अब बढ़ जाते हैं अपने और क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 1 2 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन क्या है, कैसे है, सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, पूरा पेपर हल करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। ये पहले लेसन से आ गया है, आपका विभव वाले लेसन से आ गया एनसीईआरटी का, वहां से जाकर के यहाँ आ रहा है। इस ध्यान से आपके दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से चलना भी चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव का मान शून्य होता है, सिद्ध करो। क्यों शून्य होता है, कैसे शून्य होता है, समझिएगा। देखते हैं कॉपी पर कैसे करना। ठीक है, यहाँ पर बढ़ जाते हैं और कॉपी की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आपको कॉपी इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन कौन सा है? तीसरे का गा है, तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरे का गा। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पर तीसरे का गा है। कौन सा आंसर है? तीसरे का गा आंसर होने वाला है। पेन को चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर तीसरे का जो गा है वो क्या होता है? तीसरे का गा आंसर है कि पूछ रहा है आपसे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव का मान शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? तो निरक्ष समझना। पहले तो आप ये जानते हैं कि आपको जो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव होता है, अभी आपने लिखा भी आगे कि विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण विपरीत ध्रुव वाले आवेश जिनके बीच की दूरी न्यूनतम होती है। मतलब यहाँ आपने प्लस ले लिया एक तरफ आपने माइनस ले लिया। इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है? 2L होती है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। अब इसके निरक्ष, ये आपका अक्ष है और ये क्या है? निरक्ष होता है। तो इसकी कहीं इसके निरक्ष बिंदु पर आपको गणना करना है। मान लेते हैं ये निरक्ष बिंदु है, P बिंदु यहाँ पर है। अब इस निरक्ष P बिंदु पर आपको गणना करना है कि विभव का मान शून्य होता है। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर शेप को ले लीजिए। अब इसको स्केल से, जब भी कोई डायग्राम बनाना होगा तो उसको स्केल का सहायता जरूर ले, पट्टी से जरूर खींचे। तो यहाँ पर ले लेते हैं शेप को और समझते हैं क्या होता है। तो इसको इस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया ऐसे कुछ करके। अब यहाँ पर ध्यान दें अगर, तो ये हमारा जो होगा, क्योंकि इस प्रकार से 2L को आधा किया जाए तो यहाँ तक कि आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ये दूरी आपका क्या है? ये दूरी आपका क्या भैया? R दूरी पर आप ले रहे हैं। कितनी दूरी पर बिंदु P है? निरक्ष से R बिंदु पर बिंदु P है। ठीक है, अब समझिएगा आपका जो विभव होता है वो कैसा होता है? अदिश राशि होता है, इसलिए विभव में कभी भी वेक्टर मत लेना। वेक्टर क्या होता है? सदिशों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। इस बिंदु पर हम लोग गणना कर रहे हैं किसका? विभव का मान कितना होगा, V की वैल्यू कितनी होगी। और बता भी दिया कि V की वैल्यू शून्य होगा, बस दिखाना है कि शून्य कैसे होगा, सिद्ध करना है। समझिएगा, यहाँ पर हमें इसका नाम दे देना चाहिए कि ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है और बीच में कहीं बिंदु हमने D ले लिया है जो हमारा ये मध्य बिंदु है। समझ आया? अब यहाँ पर देखें अगर, तो जो ए बी की दूरी है वही ए सी की दूरी है। अच्छे तरीके से आप नीचे लिख दीजिएगा कि भैया यहाँ पर जो है ए बी की दूरी है वो बराबर होती है ए सी की दूरी के। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए बी की दूरी निकाल लेंगे, वही हमारी दूरी क्या हो जाएगी? ए सी की दूरी हो जाएगी। समझिएगा, दूरी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, परिणामी विभव जो आएगा उसका मान कितना होगा? शून्य हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लिखना पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से तो अपन को क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखना कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण कितना ए बी है, कर्ण कितना है ए बी है, मतलब नहीं पता है तो ए बी रखें या डायरेक्ट के ही रखे रहेंगे। तो के का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब तो ये है AD है, AD क्या है आर है, आर का स्क्वायर क्योंकि एल क्या है स्क्वायर तो आर का स्क्वायर प्लस आधार, इसमें आधार देखें तो आधार क्या है BD क्या है एल है, एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर के की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर ये कर्ण है, किसकी दूरी, कर्ण हमारी क्या है ए बी ले ले चाहे ए सी ले लें तो ये लिख देना ये आपका ए बी बराबर ए सी बराबर आ गया वैल्यू आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, मतलब यहाँ पर आप वैल्यू को अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और वही वैल्यू यहाँ भी है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, ये वैल्यू बन गया इस तरीके से। अब आपको लिखना है कि भैया आपका प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव का मान क्या होगा। अच्छे तरीके से समझेंगे, यहाँ पर डिनोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। अब इसके आवेश के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, कितना विभव होगा, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो बताना है ना कि कोई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है B बराबर के क्यू अपान का आर। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ये क्या होता है फार्मूला होता है। इस फार्मूले के तहत इसको लिखना है, किसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे B प्लस का Q के लिए लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा फार्मूला, के तो वैसे का वैसे रहेगा तो के आ जाएगा, उसके बाद Q कौन सा है प्लस का Q है, उसके बाद नीचे R क्या है, R तो दूरी होती इस बिंदु से यहाँ तक के निकाल रहे हैं तो उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, आपको ज़्यादा नहीं निकालना। अब देखें ध्यान से, जितना प्लस क्यू यहाँ पर पोटेंशियल उत्पन्न कर रहा है उतना माइनस क्यू भी उत्पन्न करेगा क्योंकि दूरी क्या है एक समान है, दूरी क्या है एक समान है। तो यहाँ पर आप लिख देना कि माइनस क्यू के कारण कितनी दूरी होगी डायरेक्ट, तो माइनस क्यू दूरी बराबर हो जाएगा कि माइनस का क्यू बटी में आ जाएगा, दूरी एक जैसी है तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये हमने बता रखे हैं कि ये दूरी क्या है दोनों इक्वल है। आया कि नहीं आया, या आप इसको लाइन को ऐसे ही लिखना जिस तरीके से मैंने लिख दिया, कोई डाउट नहीं रखना। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 इसने इतना उत्पन्न किया इसने इतना उत्पन्न किया, दोनों को जोड़ दें, दोनों को क्या कर दें जोड़ दें। तो अगले पेज पे क्या करेंगे परिणामी विभव लिखेंगे, क्या लिखेंगे अगले पेज पर हम चलते हैं और अगला पेज क्या लिखेंगे यहाँ परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो जो कुछ भी आपका यहाँ पर परिणामी विभव का मतलब होता है V बराबर किसको लिखें B प्लस का Q और यहाँ पे क्या हुआ है V माइनस का Q। यहाँ बता देना कि हम कहाँ से लाए हैं इसको, तो लिख देना यहाँ पे चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको लिखने हैं। तो समीकरण 1 की वैल्यू और समीकरण 2 की वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 की वैल्यू कितनी है K प्लस का Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और यहाँ प्लस जोड़ना है तो कितना है यहाँ पर आ जाएगा K माइनस का Q बटे में आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब यहाँ पर इसको सही क्रम में लिखेंगे तो प्लस प्लस कितना होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू अपान का अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस का एल स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ आ गया के क्यू अपान का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो गया। अब देखना ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो आपको सिद्ध करना था। यहाँ लिख देना इति सिद्धम, आंसर आ गया। ठीक है, तो निरक्ष पर आपका जो विभव है वो कितना होता है, 0 होता है। जिस तरीके से हमने कॉपी में लिखा है इस तरीके से आपको कॉपी में लिखने हैं, तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेंगे। भैया ये बोर्ड एग्जाम है, यहाँ आपके नंबर बहुत महंगे होते हैं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 10 पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, उसी 10 पेपर के अंतर्गत ही आपके सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे। 70 में 70 अभी से आप हमारे साथ पढ़ करके ला सकते हैं। हमारे जो सॉल्व पेपर हैं वो कितने इफेक्टिव होंगे, वो आपको कितना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, कॉपी में किस तरीके से करना है, एग्जामिनर को कहाँ समझाना है, कहाँ चौकी लगाना है, किस इक्वेशन को किस तरह लिखना है, ये सारी बातें आपको डायरेक्ट कॉपी में लिख करके मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब समझते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीछे प्रीवियस पेज पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन आंसर राइटिंग था, यहाँ से इस तरीके से इसका आंसर करेंगे और यहाँ तक जा करके अपने आंसर को ख़त्म करेंगे। समझ आया? अब यहाँ तक ये सॉल्व हो गया तो बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चन की ओर और वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब तक हमने इतना सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका जो खंड हिस्सा है उसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों हो गए। अगले पेज पर चलते हैं और अगले पेज पर देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तीसरे का जो सा है उसका घा नंबर क्वेश्चन भी दिया है। ये घा नंबर एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हर एक सेक्शन में आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा और न्यूमेरिकल अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, उसको समझना होगा आपको। देखिएगा ये जो क्वेश्चन का वेटेज है वो कैसा है, ये पूछा है तीसरे का गा क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। ये कंडीशन अवेलेबल कर रहा है आपसे। क्वेश्चन का जो कंडीशन वो क्या कह रहा है, ये जो स्विच है, जो संट है, जो एस है, वो क्या है, एक बार खुला हो और एक बंद हो। जब हम कनेक्शन को जोड़ देते हैं तो धारा का प्रवाहित तो होना चालू हो जाता है, और जब हम तार को काट देते हैं तो क्या होता है, धारा बंद हो जाती है। 2 कॉन्सेप्ट हो गया, आप दैनिक जीवन में देखते भी हैं, तार काट दिए तो धारा बहना बंद हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन है किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना क्या, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बताना है, केवल इस पे प्रवाहित धारा का मान बताना है, इस पर नहीं बताना है। और अगर क्रम श्रेणी है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है। तो यानी कि अगर ये तार कैसा है, खुला है, तो ये तार लगना मतलब ही नहीं है। तार अगर खुला है इसका मतलब इसमें धारा आई नहीं दे, तो 10 और 30 दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और श्रेणी क्रम में तो आप प्रतिरोध को जोड़ ही सकते हैं। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर आंसर करेंगे, क्योंकि डायग्राम बना है, कॉपी में दिक्कत करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे इसका आंसर राइटिंग करेंगे। जब हम पहला कंडीशन लेंगे, पहला कंडीशन क्या है, जब स्विच एस खुला हो। पहला कंडीशन क्या है, जब, लिख दीजिएगा कॉपी में इस तरीके से, जब स्विच एस खुला हो, जब एस आपका स्विच क्या हो, खुला हो। अगर ये खुला है बच्चों तो इसमें धारा नहीं आ रही है, इसका मतलब ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों कैसे डायग्राम बन जाएंगे, ये आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो उसका लगना और ना लगना कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आसान सा। अब यहाँ पर कितने प्रतिरोध हैं, 10 ओम है, यहाँ कितना है, 30 ओम है। इस तरह से आपका डायग्राम बन गया। यहाँ वोल्टेज कितना लगा है, 20 वोल्टेज लगा है, 20 वोल्ट की बैटरियाँ लगी है। अब अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगी है तो आंसर कितना होगा, इसमें प्रवाहित परिपथ में धारा का मान कितना होगा, ओम चाचा को याद कर लो, तुरंत लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो प्रतिरोध लिखेंगे, आर का मान कितना है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और R1 R2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, R यानी तुल R1 प्लस R2, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू 10 प्लस R2 की वैल्यू 30। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 40 ओम आ गया। मतलब प्रतिरोध कितने हैं, 40, बैटरिया कितनी लगी है, 20। तो ओम का नियम लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR होता है। ओम चाचा याद करो ना, B बराबर IR। B की वैल्यू कितनी दी है, 20 दिया है सर, 20 बराबर I हमें ज्ञात करना है, R कितना है, 40 है।
ठीक है। तो यहाँ से आई का मान निकालेंगे, 40 नीचे आ जाएगा, 20 बटे में कितना आ गया 40 आ गया, इक्वल क्या आ गया आई, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 1/2 बराबर आई आ गया। यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो यहाँ से आई बराबर इस तरीके से लिख दे रहे हैं, तो 1/2 मतलब दशमलव हो जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया तब जब आपका स्विच कैसा है खुला है। अब अगर इस स्विच को बंद कर दिया जाए, इस स्विच को क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाएगा, मतलब यहाँ धारा जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है धारा जा रहा है। अब अगर धारा जाएगा तो इस प्रतिरोध का लगना समांतर, ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब अगर ये समांतर क्रम में हो गए तो हमको तो ज्ञात करना 10 ओम के लिए, तो यहाँ से ले लेते हैं, बैटेरिया दिया है 10 ओम दिया है, धारा निकल जाएगा। तो दूसरा कंडीशन तब अवेलेबल होगा जब स्विच बंद हो। अगर स्विच बंद है तो दोनों के प्रतिरोध के अकेला एक प्रतिरोध पर हमें ज्ञात करना है, मतलब यहाँ बता देना कि R बराबर कितना है 10 ओम के लिए ज्ञात करना है, बैटेरिया हमारा 20 ओम है और ओम चाचा को हम याद कर लेंगे, V बराबर क्या है IR, I निकालना है तो V बटा क्या हो जाएगा R इक्वल हो गया I, यहाँ पे आ गया V की वैल्यू कितनी 20 और R की वैल्यू कितनी है 10 है, इक्वल I आ गया 10 एकम 10, 10 दूना 20, मतलब I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है कि जब H आपका S क्या हो बंद हो तो कितना एम्पियर प्रवाहित हो रहा है 10 ओम के प्रतिरोध पर 2 एम्पियर, और जब S आपका खुला होगा तो दोनों जोड़ा जाएगा और तब आपका धारा कितना हो रहा 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया। एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे पहले कॉपी में लिख देते हैं ताकि आपका कोई डाउट न रह जाए, क्योंकि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से हो गया। एक बार इसको देख करके आप लगाना आ गया, समझ में आ गया, कॉपी में फटाफट कर देते हैं। देखिएगा कॉपी में कैसे करेंगे इसको। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है तीसरे का घा है, तीसरे के घा को डाल करके अच्छे तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो यहाँ पर तीसरे का घा डाल देते हैं, तो लिखिएगा प्रश्न नंबर कौन सा है तीसरे का घा है, तीसरे का घा है। यहाँ पर आपको बताया गया है तो पहले कंडीशन लगाना कि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं पहला, जब एस स्विच खुला हो, कौन सा हो खुला हो, जब एस स्विच क्या हो खुला हो, जब आपका स्विच कैसा हो खुला हो, तब आपने आंसर देख लिया अच्छे तरीके से। तब आपका जो आर था वो दोनों जोड़ा जाएगा 10 ओम यानी टोटल लिख दीजिए कॉपी में अच्छे से। यहाँ पर क्या लिख देंगे R1 प्लस का R2, और यानी R बराबर कितना दिया है 10 दिया है, R2 कितना दिया है 30 दिया है, R बराबर कितना आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका R का मान हो गया। फिर बता देना कि दिया है क्या दिया भैया, चूँकि हम जानते हैं कि V बराबर पता है 20 वोल्ट है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, धारा का मान ओम के नियम से, धारा का मान क्या कर देंगे ओम के नियम से लगा देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ओम का नियम, और ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो मतलब यहाँ V कितना है 20 है और I कितना निकालना है, R कितना आपने दिया, R का मान कितना 40 है, I निकालेंगे 40 नीचे आ जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर I का मान 20 एकम 20, 20 दूना 40, 1/2 बराबर I। अब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.5 एम्पियर आ जाएगा इक्वल धारा का मान। इस टाइप से आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। अब दूसरी बार आपको क्वेश्चन दूसरा क्या यहाँ से हल करना है, दूसरा आपको हल करना है कि जब एस स्विच क्या हो खुला था, इस बार क्या कर दें बंद कर दें। तो जब एस स्विच क्या हो बंद हो, तो एस स्विच जब बंद होगा तो 10 ओम के प्रतिरोध पर धारा गणना करना था, तब कोई दिक्कत नहीं। आर का मान कितना है 10 ओम है, उसके बाद में वी कितना दिया है 20 दिया है, ओम चाचा को याद करो, वी बराबर क्या है आई आर है, वी कितना दिया यहाँ पे 20 दिया है, आई का मान ज्ञात करना है, आर कितना है
आर का मान आपने निकाला 10, तो आई नीचे आ जाएगा 20 बटे कितना 10 इक्वल हो गया आई, कट गया 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो आई बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है। आया समझ आया कि नहीं आया? टेक स्क्रीनशॉट, अच्छे तरीके से करिएगा किस तरीके से स्ट्रांग क्वेश्चन को, पेपर वाले क्वेश्चन को, जो वायरल प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कॉपी में कैसे लगाया जाता है, इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वैल्यूएबल है, इसको पेपर देख करके आप मत समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। आपका पेपर 7 सेट में बनता है और सातों सेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख जाएगा। तो जो हमारा 10 पेपर होगा आपके आने वाले इस महीने में लेक्चर, उसको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ से क्वेश्चन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताएंगे किस तरीके से लिखना है, क्या सॉल्यूशन है अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा है उसका टिक स्क्रीनशॉट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कि हमने शुरुआत से अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है। हमने पेपर का जो इस्तेमाल किया वो एक प्रकार का पेपर था, इस पेपर को हमने सॉल्व किया। यहाँ से आपका ऑप्शनल वाला था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा स्क्रीनशॉट था वो कुछ इस प्रकार से, अगले हमने समझा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन समझने के बाद अपन लोगों ने ये पेज पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से खंडवा था, कैसे लिखना है, ये सारे क्वेश्चन अपन ने अच्छे तरीके से कर लिया। यहाँ पर अपन लोग रदरफोर्ड को समझा, रदरफोर्ड के बाद हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया। ठीक है, ये सवाल लग गए। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है इसको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम आपको पेपर भी दिखा दे रहे हैं क्या हम लोग आगे करने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके बाद में ये क्वेश्चन है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से अपन लोग करेंगे। और ये हमारी कॉपी थी, किस तरह से हमें कॉपी में आंसर राइटिंग करनी है, ये हमारा आंसर था। इस प्रकार से अपन आंसर राइटिंग को करते जाएंगे ताकि एक भी नंबर कटे ना। तो यहाँ पर हमें कॉपी में किस तरीके से लिखना है, अपन लोग कॉपी में इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया है। तो बच्चों ये जो कंटेंट है आपने जो देखा इसे शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे बाहर हैं, जो कमा रहे हैं, जिनको पास होने की भी उम्मीद नहीं है, उन सबके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देख सकें, कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे करना है, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से उनका हेल्प हो सके, और लोगों की भी मदद आप लोग करें जरूर। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।